गुड इवनिंग मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24x7 क्लासेस में। आइए, आज हमारे यहाँ करंट अफेयर्स स्टार्ट होने वाला है और पर डे करंट अफेयर की क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है जो एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से है। तो आप लोग क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा और हर पॉइंट को नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। चलिए, जल्दी जल्दी क्लास को पहले शेयर कर दीजिए और जो बच्चे हैं बराबर अपना कमेंट करते रहें। चलिए, हम देखते हैं। आज है 14 फरवरी। तो आज 14 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है हम आज उसको देखते हैं। तो ये जो क्लास है वो हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो आप लोग जल्दी से चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो गिंजानी है ये किस देश को प्रभावित किया है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर बी है मेडागास्कर और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर जो डी है इंडोनेशिया। तो आप लोग को जल्दी बताइए कि जो चक्रवात है गिंजानी ये किस देश को अभी हाल ही में ज्यादा प्रभावित किया है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो अभी उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो गिंजानी है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गिंजानी ने अभी जो पूर्वी बंदरगाह का जो शहर है, पूर्वी बंदरगाह यानी गिंजानी जो मेडागास्कर का जो गिंजानी पूर्वी बंदरगाह है, यहां पर लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार में तेज हवाएं चली हैं, जिसके कारण वहां पर काफी नुकसान भी हो गया है। इसमें कम से कम लगभग 20 लोगों के मरने की भी खबर है। तो 20 लोगों के लगभग मरने की भी खबर है। तो अभी जो मेडागास्कर का गिंजानी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इस लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वहां पर तेज हवाएं चली हैं, जिसके कारण वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 20 से 25 लोगों के मरने की भी संभावना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेडागास्कर, ये ही सही होगा। चलिए, आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात गिंजानी ने पूर्वी बंदरगाह शहर के जो टोमासिना में दस्तक देने के बाद मेडागास्कर में व्यापक तबाही मचाई है। ये 195 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली तेज हवाओं के कारण कम से कम 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है और काफी लोग घायल भी हो गए। मेडागास्कर के मौसम विभाग ने चक्रवात के द्वीप देश में गुजरने के दौरान भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी देते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देश के मुख्य बंदरगाह शहर और टोमासिना में बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें लगभग शहर का 75% हिस्सा प्रभावित हो गया है। तो आप लोगों को भी ध्यान देना है चाहिए कि जो गिंजानी चक्रवात है, इससे जो मेडागास्कर है इसमें काफी नुकसान भी हुआ, काफी लोग मारे गए हैं। 20 लोग बताया गया है कि 20 लोग की डेथ हुई है और भी हो सकते हैं। चलिए, आज हम कुछ इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखते हैं कि चलिए आज हम प्रमुख सामाजिक व धार्मिक संगठन के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए हम कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं इसमें। एक पॉइंट में हम इसमें देखते हैं कुछ जो प्रमुख जो सामाजिक और धार्मिक संगठन है इनके बारे में जानते हैं। जो संगठन इनके बारे में कुछ हम जानते हैं, जो ये भी एग्जाम में काफी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। जो एक संगठन आर्य समाज
तो आप लोग इसको जल्दी बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की और किस सन में की गई है? तो आप लोग को जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की है। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए एक और देखते हैं, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज इसकी स्थापना कब और किस सन में की गई थी और किसने की है? तो इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। ये जो संगठन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको हर स्लाइड में दो दो तीन तीन संगठन के बारे में बता देंगे, जिससे आपका ये संगठन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1828 में हुई थी। अब किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान देना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। चलिए एक और देखते हैं, जो आदि ब्रह्म समाज है इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। जो आदि ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जो आदि ब्रह्म समाज है ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसलिए आपको इसको भी हम दिखा दे रहे हैं। जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की है और कब की है? तो ये 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। अब किसके द्वारा की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, नाथ टैगोर। तो जो आदि ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई है। और एक देख लेते हैं, जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब और किस सन में की गई है और किसके द्वारा की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना 1814 में किसके द्वारा की गई है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में किसके द्वारा की गई है? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा? ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय। चलिए आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 में की गई है। और एक देख लेते हैं, जो प्रार्थना समाज है ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। प्रार्थना समाज, ये इसकी स्थापना किस सन में और किसके द्वारा की गई है ये भी आप लोग बताइए। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1800 प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 यानी 1867 में प्रार्थना समाज, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हाँ, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है। ये एग्जाम के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला संस्कृत विरासत योजना किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है ना कार्यान्वित किया गया है? तो ऑप्शन हमारा जो है शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो सी है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है
सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए कि जो कला संस्कृति विकास परियोजना है वो किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। तो आपको जल्दी से बताना होगा, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और या संस्कृति मंत्रालय या सामाजिक मंत्रालय के द्वारा। जल्दी जल्दी इसके आप करंट इसके बारे में आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, किस मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। संस्कृत विकास जो परियोजना है, संस्कृत विकास परियोजना, जो संस्कृत विकास परियोजना है किस मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। यह एक केंद्रीय कृत परियोजना है जो भारत में कला और प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देता है। जो संस्कृत विकास परियोजना है ये केंद्रीकृत परियोजना है जो भारत में कला प्रदर्शन कलाओं को भी बढ़ावा देता है। जो ये है किस मंत्रालय के द्वारा इसको अभी हाल में चालू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। तो इसको जो चालू किया गया है इसको ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। अभी इसी को संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसे चालू किया गया है। तो आप लोग को ध्यान देना होगा, ये केंद्रीकृत परियोजना है जो भारत में कला प्रदर्शन कलाओं को भी यानी कलाओं को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। आइए हम इसको और ध्यान से देखते हैं। जो कला संस्कृत विकास परियोजना है ये संस्कृत मंत्रालय की एक केंद्रीकृत परियोजना है जो भारत में कला प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति सहित संस्कृत संगठनों और कलाकारों के द्वारा ये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें राज्यवार निधि आवंटन नहीं है और इनमें गुरु शिष्य परंपरा, रिपर्टी अनुदान, संस्कृत समारोह और उत्पादन अनुदान और टैगोर संस्कृत परिसर, छात्रवृत्ति फेलोशिप और वयोवृद्ध कलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता जैसी योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो आप लोगों को उसको जल्दी से देख लीजिए कि ये किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। तो हमको सबसे ज्यादा इसको ध्यान देना है, जो संस्कृत कला विकास परियोजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, और ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है। तो आपको ये देखना होगा कि जो भारत की ये केंद्रीकृत परियोजना है ये कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को चालू किया गया है। चलिए और देखते हैं, चलिए इसमें कुछ पॉइंट और हम जोड़ देते हैं जो एग्जाम से महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसमें कुछ और देख लेते हैं जो एग्जाम के रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहां तक हम देख लिए हैं। तो हम देख चुके हैं कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसके द्वारा कब की गई है। अब हम देख लेते हैं जो वेदांत सोसाइटी है, वेदांत सोसाइटी जो वेदांत सोसाइटी है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो वेदांत सोसाइटी है इसकी स्थापना 1896 में किसके द्वारा की गई है, जल्दी से कमेंट करिए। 1896 में किसके द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो स्वामी
विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में की गई है। और एक रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जो मिशन है, इसके बारे में आप लोग बताइए। जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। और किसके द्वारा? तो ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी भी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया है। चलिए, इससे पहले आपको शिवरात्रि के लिए, आज महाशिवरात्रि का एक पावन पर्व है, इसके लिए आप सभी को भोलेनाथ की का कृपा सभी को बना रहे, आपकी तैयारी और अच्छी चलती रहे। तो आप लोग खूब मेहनत करिए, आपके साथ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो आप लोग मेहनत करिए और उसके बाद आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और जो लिखाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ते भी रहिए। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किस सन में की गई? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। चलिए और देख लेते हैं। जो एक तत्व बोधनी सभा है, तत्व बोध, जो तत्व बोधिनी सभा, इसकी स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तत्वबोधिनी सभा है, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई था? 1839 में किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से कमेंट में करिए। 1839 में किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तत्वबोधिनी सभा की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता होना चाहिए, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई है। एक और देख लीजिए, एक और देखिए। जो एक शारदा सदन है, शारदा सदन, इसकी स्थापना कब हुई है और किसके द्वारा? तो चलिए हम बता देते हैं। इसकी स्थापना रमाबाई ने की थी, रमाबाई। और किस सन में की गई है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी स्थापना 1889 में। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को अपने प्रशासनिक भवन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन नंबर जो बी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन नंबर जो सी है बीओ चिदम्बरम बंदरगाह, ऑप्शन जो नंबर डी है दीनदयाल बंदरगाह। तो इसको जल्दी से आप लोग बताइए। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये तमिलनाडु में तमिलनाडु में जो स्थित है, थुकुडी जिले में, जो थुकुडी जिले में
ठुगुड्डी स्थित जो B.O. चिदम्बरम B.O. चिदम्बरनार जो चिदम्बरनार बंदरगाह है, बंदरगाह जो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, जो B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह है, इसी को अभी प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये इसी बंदरगाह को प्लेटिनम जो रेटिंग इसको प्राप्त हुई है। ये भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है जिसको यहाँ गौरव प्राप्त हुआ, यानी इसको भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसको ये प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है। चलिए आइए हम इसके बारे में और ध्यान से देखते हैं। जो तमिलनाडु को जो थुकुडी स्थित B.O. चिदम्बरनार पोर्ट है, इसे अथॉरिटी फरवरी 2026 में अपने प्रशासनिक भवन के लिए प्रतिष्ठित IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो IGBC है, बंदरगाह द्वारा अपनाई गई हरित, टिकाऊ और ऊर्जा कुशल भवन निर्माण पद्धतियों को मान्यता देते हुए सर्वोच्च प्लैटिनम प्रमाण प्रदान किया है। प्रशासनिक भवन 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित होता है। यहाँ पर सोलर का इस्तेमाल 100% किया जा रहा है, जिसमें 89% बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित की जा रही है और 11% अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो प्लैटिनम जो दिया गया है, ये जो थुकुडी जिला है, जो तमिलनाडु को थुकुडी B.O. चिदम्बरनार पोर्ट को अभी हाल ही में प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त दिया गया है इसे। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। नालसा संवाद इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आइए हम देखते हैं जो नालसा संवाद है इस योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है। तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है, हरित हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदायों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना। जो ऑप्शन नंबर बी है, आदिवासी जनसंख्या गणना करना। और ऑप्शन नंबर जो सी है, ग्रामीण उद्योग को वित्तीय अनुदान प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर जो डी है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर जल्दी कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में देखते हैं। अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं और गैर अनुसूचित एवं खानाबदोश जनजातियों के बारे में एक न्याय तक पहुंचने सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2025 में NALLS संवाद योजना का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर समर्पित संवाद इकाइयां गठित की जाएंगी और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित वकीलों एवं अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। यह योजना भूमि एवं वन अधिकारों, विस्थापन, पुनर्वास और दस्तावेजीकरण पर कल्पीकरण योजनाओं से संबंधित कानूनी सहायता प्रदान करती है। यह स्थानीय भाषाओं में घर घर जाकर संपर्क साधेंगे। शिविरों और ग्राम सभाओं को समन्वय के माध्यम से भी कानूनी जागरूकता को भी बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप लोग को जो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, हाशिए पर पड़े जो आदिवासी समुदाय हैं इनको न्याय तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित करना और इनको जागरूक भी करने के लिए जो नालसा अभियान है इसको अभी हाल ही में चलाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने खादी हथकरघा और कुटीर उद्योग के कारीगरों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है? जो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, विकास योजना। इसका जो मेन जो जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, इसका जो मेन मुख्य वो है कि उद्देश्य है, ये क्या है, ये खादी जो खादी है, हथकरघा, हथकरघा और जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, बढ़ावा देना है। तो ये किस जो देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल किस योजना को मंजूरी अभी हाल ही में दी, किस राज्य में? तो अभी हमारी जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास परियोजना को मंजूरी दी है। चलिए हम इसके बारे में और ध्यान से देखते हैं। अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता ने खादी, हथकरघा और कुटीर उद्योग और असंगठित क्षेत्रों के कारीगरों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। यह योजना दिल्ली खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें 2025 से 2026 के बीच में 8.95 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। यह 3,728 लाभार्थियों को यानी 3,728 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके माध्यम से, और 2026-27 में विस्तार के लिए 57.50 करोड़ रुपए का भी प्रस्ताव 57.50 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित की गई है। पहले चरण में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 18,000 दर्जियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और उसके बाद लाभार्थियों की जो आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अच्छा, इस स्कीम में भाग लेने के लिए जो कैंडिडेट है उनकी जो आयु है वो 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, और प्रति परिवार केवल एक ही लाभार्थी और आधार कार्ड सत्यापन अनिवार्य है। यानी प्रत्येक परिवार से एक ही लाभार्थी को होना चाहिए और आधार कार्ड सत्यापन अनिवार्य है। प्रशिक्षण 12 दिनों को होगा, यानी जो इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी वो 12 दिनों की दी जाएगी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में शामिल है, साथ ही वजीफा, भोजन और टूल किट भी प्रदान किए जाएंगे। इसमें आपको वजीफा भी मिलेगा, भोजन भी आपको प्राप्त होगा, और जो उसमें काम में जो लगेंगे टूल किट वो भी आपको प्राप्त होगा। तो ये है जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, इन्हीं के द्वारा अभी यानी हथकरघा, खादी उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास परियोजना को अभी हाल ही में चालू किया है। चलिए और हम इसके और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। आइए हम कुछ पॉइंट को और इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो संगठन है वो लगभग खत्म हो जाए। तो हम प्रमुख संगठनों के बारे में आज देख ही लेते हैं। तो अभी हम कहां तक देख चुके हैं? जो शारदा सदन है, हम यहां तक देख चुके हैं कि शारदा सदन की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। तो शारदा सदन की स्थापना जो 1889 में इसकी स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी तो आप लोगों को पता ही होगा किसके द्वारा की गई है, तो रमाबाई है, इन्हीं के द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी। और ये कहां पर स्थापना की गई थी? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो अगला हमारा जो वो है शारदा सदन के बाद हम देखते हैं सत्य शोधक सभान, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है ये भी आप लोग बताइए। जो सत्य शोधक है समाज है, इसकी स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई है? जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। खुशबू का ऑप्शन सही आ रहा है, ज्योतिबा बाई फुल्ले के द्वारा। ज्योतिबा
बा फुल्ले, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई है। ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना 1873 में की गई है। चलिए अगला देखते हैं, जो वेद समाज है, अब इसको भी देख लेते हैं। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में भी आप लोग बताइए। जो वेद समाज है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? इसकी स्थापना 1800 कब, 1800 किस सन में की गई है? तो 1864 में किसके द्वारा की गई है? जल्दी से आप कमेंट करिए कि किसके द्वारा इसका स्थापना की गई है। कि तो किसके द्वारा की गई है? केसरी के श्री, और क्या नाम है? केसरी धरलू, केसी धरलू के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। धरलू के आगे नायडू भी लिख लीजिएगा, नायडू। केसरी धरलू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई है। ये भी आप क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करते रहिए। एक चलिए और देखते हैं, जो अगला समारोह है, एक और देख लीजिए, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई है? ये भी आप लोगों को बताना है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हमारे जो ऑप्शन है 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर जो डी है 14 फरवरी, और ऑप्शन नंबर जो डी है 15 फरवरी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो विश्व रेडियो दिवस है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये सही होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें आपको एक भी और इसका जो थीम है 2026 का, ये भी आपको लिखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो 2026 का विश्व रेडियो दिवस है जो 13 फरवरी को मनाया गया, इसका जो मुख्य विषय है ये क्या है? तो आपको याद होना चाहिए रेडियो और कृत्रिम रेडियो और
कृत्रिम बुद्धिमत्ता रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उपकरण है। यानी एआई के बारे में, एआई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में एआई को ही डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो हमारा जो 2026 का जो रेडियो दिवस है, इसका जो मुख्य विषय है ये है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उपकरण है। यही हमारा इसका आज का थीम है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो दिवस है किस दिन मनाया गया, तो 13 फरवरी को मनाया गया है। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में पढ़ते हैं। जो विश्व रेडियो दिवस है प्रत्येक बार 13 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र रेडियो स्थापना के रूप में, जो रेडियो की स्थापना दिवस है, इसके लिए 1946 में एक स्मृति में मनाया जाता है। 2026 का जो विषय है वो है रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एक उपकरण है। यही इसका मेन थीम है। यानी रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक उपकरण है, आवाज नहीं। ये हमारा जो थीम है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी और भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जो भारत रत्न प्राप्त लाल कृष्ण आडवाणी है, इनके द्वारा इसका स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा के राम सिंह बौद्ध, जिन्हें भारत का रेडियो मैन भी कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत का रेडियो मैन किसे कहा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए राम सिंह बौद्ध को। राम सिंह बौद्ध को भारत का रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा है केरल, ऑप्शन नंबर जो बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो आपको पता होना चाहिए जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये केरल में स्थित है। तो अभी हाल ही में ये 50 वर्ष पूरा कर लिया है जो जल विद्युत परियोजना, इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। तो 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अभी इन्होंने आप लोग बताइए, जो कमेंट फालतू कमेंट करते रहते हैं ये बहुत ही गलत चीज है। तो जो इडुक्की परियोजना है ये जल विद्युत परियोजना केरल पे है। अब किस नदी पर है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो इडुक्की नदी है, इडुक्की, इसी नदी पे ये जल विद्युत परियोजना है। चलिए आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। जो केरल के इडुक्की जल विद्युत परियोजना है अभी 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और मूल मट्टम विद्युत संयंत्र ने 5 दशकों में लगभग इतना मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, यानी पेरियार नदी पर। सॉरी, आपको यहाँ गलत हो गया है। ये जो इडुक्की जिले के पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर। तो यहाँ आप लोग शुद्ध सही कर लीजिएगा। जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है इडुक्की जिले के पेरियार नदी पर है, ये भी आपको नोट करना है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई थी, इसलिए आप सुधार कर दिए हैं कि जो या केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर निर्मित है जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। या केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये मूलपट्टम विद्युत संयंत्र भारत का जो लंबा भूमिगत विद्युत रेल स्टेशन है और इसमें जो सबसे बड़ा प्रेशर शाफ्ट है इस पे ये काम करता है। चलिए अगला देखते हैं जो हम कुछ और इसमें मुख्य बिंदुओं को। चलिए
और हम कुछ जो अभी सोसाइटी बची हुई है उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक अभी वो जो एक वो था, एक धर्म सभा है, धर्म सभा, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में कहीं कहीं पूछे गए हैं। जो धर्म सभा है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो ये 1830 में, 1830 में किसके द्वारा की गई है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 1830 में राधाकांत देव के द्वारा की गई है, राधा कांत देव के द्वारा। तो ये भी आपको धर्म सभा के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि ज्यादा टाइम कमेंट, फालतू कमेंट मत किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो बी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और ऑप्शन नंबर जो डी है, इसको कर लीजिए डी, ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिल्पकार प्रशिक्षण जो योजना है किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है। अभी इसको जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना है, प्रशिक्षण योजना, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा अभी हाल में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को चालू किया गया है। आइए और इसके बारे में हम भी और जानते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय और उद्योग प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को अभी हाल में चालू किया गया है। 14,688 ITI और 32 NSTI के माध्यम से 169 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें 2025 और 26 में 14.70 लाख प्रशिक्षित नामांकित किए गए हैं। उद्योग और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श पाठ्यक्रम को नियमित रूप से चलाया जा रहा है। तो ये हमारा अभी इसी के द्वारा, यानी शिल्पकार प्रशिक्षण योजना को अभी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। आपको इतना ही याद रखना है और ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बस इतना पूछा जा सकता है कि जो ये कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा क्या चालू किया गया है, या जो वो है, तो वही आपको पूछे जा सकते हैं, ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जा सकता। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए, हाल ही में खबरों में चर्चित गिलबर्ट हिल किस राज्य में स्थित है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो गिलबर्ट हिल है ये महाराष्ट्र में हमको लग रहा है कि है। तो चलिए आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। अभी इसके बारे में जो उद्योगपति आनंद महिंद्रा है ना, इन्हीं के द्वारा भी इसके बारे में चर्चा की गई है, इसीलिए थोड़ा ये सुर्खियों में है। तो आइए हम इसके बारे में भी और देख लेते हैं। जो उद्योगपति आनंद महिंद्रा द्वारा भी अभी सोशल मीडिया पे इसके बारे में चर्चा की गई है,
इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, जो गिलबर्ट हिल है ये महाराष्ट्र में स्थित है। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। जो भी हाल में उद्योगपति महिंद्रा आनंद महिंद्रा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट ने इसका जिक्र किया जाने के बाद गिलबर्ट जो हिल है सुर्खियों में आया है। जो इस चर्चा में से दुर्लभ ज्वालामुखी उद्भव और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ी है। गिलबर्ट हिल महाराष्ट्र के मुंबई जिले के अंधेरी में स्थित है। तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जो गिलबर्ट हिल है ये कहां पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई जिले के अंधेरी में स्थित है। काले बेसाल्ट चट्टान का लगभग 200 फुट ऊंचा एक स्तंभ है। तो अभी ये देख लीजिए, यही आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है यही है गिलबर्ट हिल, ऊंचा एक स्तंभ है। यह सबसे प्राचीन बेसाल्ट चट्टान संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व मेसोजोइक युग के दौरान हुआ था। इसीलिए इसका जिक्र अभी हाल ही में बहुत ज्यादा हुआ है कि जो गिलबर्ट हिल है इसको लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व मेसोजोइक युग के दौरान इसका कहते हैं निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है ये ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था, जिसने दक्कन टैप का निर्माण भी हुआ था। इसी के माध्यम से जो ज्वालामुखी विस्फोट है इसी के माध्यम से दक्कन ट्रैप का भी निर्माण हुआ था और डायनासोर युग का अंत भी हुआ था। यह एक दुर्लभ ज्वालामुखी स्तंभ है जिसके समान केवल 3 संरचनाएं विश्व में मौजूद हैं। चलिए, तो ये इतना ही आपको जानकारी रखना चाहिए कि जो गिलबर्ट हिल है ये सुर्खियों में क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि बस इसका जो निर्माण हुआ था ये लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व मेसोजोइक युग में हुआ था और आनंद महिंद्रा के द्वारा भी हाल ही में इसको पोस्ट किया गया था। इसी चक्कर में ये ज्यादा अभी सुर्खियों में है। तो हमारा ये क्वेश्चन में वो सही हो गया है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है, तो अभी सर्विसेज है जो ऑप्शन नंबर हमारा ए, इन्होंने ही जो 79वां जो 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, फुटबॉल चैंपियनशिप इसको जीत लिया है। तो सर्विसेज ने जीता है। चलिए हम आइए इसके बारे में और विस्तृत में जानते हैं। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी के लिए 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है। फाइनल में असम के ढाकुआखाना स्टेडियम में खेला गया है। तो ये ढाकुआखाना स्टेडियम में इसको अभी हाल ही में खेला गया है असम के। सर्विसेज ने कड़े मुकाबले में केरल को 1-0 से हराया है। जो विजयी गोल है अतिरिक्त समय के लिए 109वें मिनट में हुआ है। स्ट्राइकर अभिषेक पवार ने शुभम राणा के क्रॉस पर गोल दागा था। इस जीत के साथ सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी का अपना 8वां खिताब भी अपने नाम कर लिया है। सर्विसेज 2023-2024 के सीजन में के फाइनल में भी केरल को हराया था। 2023 और 2024 के जो सीजन में भी उसमें भी सर्विसेज ने केरल यानी सर्विसेज ने 2024 के सीजन फाइनल में भी केरल को हराया था। तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि किस क्रम का है, तो 79 में और कौन विजेता टीम है, तो सर्विसेज आपको इतना ध्यान देना है। और ये कहाँ खेला गया है तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि असम के ढाकुआखाना स्टेडियम में खेला गया है। इसके ज्यादा इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं है। चलिए, ये हमारा जो QR कोड लगा है आप इसको स्कैन करके हमारे डायरेक्ट चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको हमारे क्लास के नोट्स, PDF एक्सेट्रा सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको हमारे क्लास के जो नोटिफिकेशन है, क्लास अपडेट है, PDF है, स्टडी मटेरियल है, हमारे चैनल में मिल जाती हैं। तो आप हमारे जल्दी से टेलीग्राम चैनल को क्या कहते हैं स्कैन करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जो बच्चे नए हैं वो जल्दी क्लास को जो है अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको हमारे क्लास की अपडेट मिलती रहेंगी। और जो बच्चे देख रहे हैं वो जल्दी लाइक भी कर लिया करें और शेयर भी कर दें, जिससे उनको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन और सारी चीज आपको मिलती रहे। चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और जल्दी आज आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक बधाई है। तो आप लोग जल्दी से अब जाइए
या जो बच्चे अभी बाहर गए हैं वो जल्दी से आके इस क्लास को, जो क्लास यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।